हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है पोवर्टी एज अ चैलेंज। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ेंगे, यानी कि ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो को, इस चैप्टर को अगर आप जल्दी से पढ़ना चाहते हैं तो 1.25x पर या फिर 1.5x पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, जिससे कि आप ये चैप्टर को जल्दी कवर करने पाएंगे और आपका ये पूरा चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, उसको भी हमने करा दिया है, एनसीईआरटी बुक से भी करा दिया है और वैसे भी करा दिया है। तो आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ या फिर यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको एक टॉपिक के बारे में पढ़ना है, एक चीज़ के बारे में पढ़ना है, जो कि है पोवर्टी। अब पोवर्टी क्या होता है? पोवर्टी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर लोगों के पास अपनी बेसिक ज़रूरत पूरे करने के भी साधन नहीं होते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, आप जब पोवर्टी में हैं तो आप अपना पेट नहीं भर सकते, अपने जो परिवार के लोग हैं उनका इलाज नहीं करा पाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, अच्छा लाइफ नहीं दे पाते हैं। तो इस तरीके का सिचुएशन होता है जहां पर लोग जो होते हैं वो एक दरिद्रता की स्थिति में होते हैं, यानी कि उनको जीवन जीने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी उनकी पूरी नहीं हो पाती हैं। अब यहाँ पर यही चीज़ कहा गया है। सबसे पहले आ जाता है हमारा ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या कहता है? ओवरव्यू में कहता है कि दिस चैप्टर डील्स विथ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। पोवर्टी, पोवर्टी जो है वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज है, इसको ख़त्म करना। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अगर आप एक तरीके से देखें तो यहाँ पर इंडिया में, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया में आधे से ज़्यादा लोग जो थे वो पोवर्टी की कंडीशन में थे, यानी वो गरीबी दरिद्रता की कंडीशन में थे। उनको अपने पेट भरने भर खाना भी नहीं मिल रहा था, कपड़े वगैरह तो बहुत दूर की बात है, शिक्षा वगैरह सारी चीज़ें बहुत दूर की बात है। ऐसे सिचुएशन में लोग थे। और आज भी अगर हम देखें तो जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से करीब 2011-12 का जो डाटा है उसके हिसाब से करीब 27 करोड़ लोग जो है ना वो आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि उनको जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रहे हैं। अब यहाँ पर हम इस चैप्टर में इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जानने वाले हैं कि भाई पोवर्टी क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। पोवर्टी इंडिया में क्या कंडीशन है, वर्ल्ड में क्या कंडीशन है, पोवर्टी लाइन क्या होता है, पोवर्टी खत्म करने के क्या तरीके हैं, पोवर्टी के कारण क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सरकार ने क्या किया है, नहीं किया है। तो आइए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं चैप्टर का। चैप्टर का इंट्रोडक्शन में एक तरीके से आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाकर बताकर आपको कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है कि रियलिटी में पोवर्टी होता क्या है, समझे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम लोग अपने डेली लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि वो गरीब हैं, गरीब हैं, पुअर है। ठीक है, वो कई तरीके के लोग हो सकते हैं। जैसे गांव में अगर जाएंगे तो वहां पर लैंडलेस लेबरर हो सकते हैं, यानी वैसे मजदूर जिनके पास अपना खेत नहीं है। या फिर शहरों में जो आपको झुग्गी में रहने वाले लोग होते हैं जिनके पास लिविंग कंडीशन बहुत ख़राब होता है, वो हो सकते हैं। और इसके अलावा डेली वेज वर्कर्स हो सकते हैं जो कि मजदूरी करते हैं रोजाना, जो आपके कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं वहां पर। या फिर जो चाइल्ड लेबर होते हैं, यानी कि बच्चों को, जहां पर आप देखते हैं ना कि चाय की दुकान वगैरह पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे काम करवाया जाता है। वो क्यों काम करते हैं वहां पर? उनको मजा थोड़ा ही ना आता है। वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके परिवार की जो स्थिति है ना वो पोवर्टी वाली स्थिति है। इसलिए उनको अपने परिवार के कुछ बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करना होता है, बच्चे को भी काम करवाना पड़ता है। तो इसलिए वो बच्चे वहां पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अलावा आप जो भिखारी वगैरह होते हैं, बेगर्स होते हैं, उनको देखें तो वो भी क्या है, पोवर्टी के कंडीशन में है। और हम अपने आसपास बहुत तरीके के पोवर्टी देखते हैं, बहुत सारे लोगों को पोवर्टी में देखते हैं। और यहाँ पर कहता है कि एवरी 5th पर्सन इन इंडिया इज पुअर, यानी कि करीब 27 करोड़ लोग जो हैं वो आज गरीबी की स्थिति में है, पुअर हैं, गरीब हैं, पोवर्टी में कंडीशन में है। अब यहाँ पर एक तरीके से देखें तो ये जो नंबर है ना, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ पर हैं, वो है इंडिया में। अब इंडिया में पोवर्टी कैसी है, इंडिया में गरीबी कैसी होती है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें 2 एग्जाम्पल या फिर 2 केसेस समझाए जा रहे हैं। एक आपको शहर का और एक गांव का। दोनों को देखिए, दोनों को समझिए और रियलिटी में समझिए कि भाई रियलिटी में गरीबी क्या होती है, लोगों के सामने जब गरीबी होती है तो कैसी परेशानियां आती हैं।
समझ गए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम है क्या, राम शरण। राम शरण जो व्यक्ति है उसका उम्र है 33 साल, 33 ईयर्स उसकी एज है। वो डेली वेज लेबरर है, यानी कि मजदूर के रूप में काम करता है। वो झारखंड के रांची के पास एक फ्लोर मिल में काम करता है, व्हीट फ्लोर मिल में, यानी कि आटा मिल जो होता है उसमें काम करता है। उसको महीने के 1500 रुपये मिलते हैं जब उसको काम मिलता है, यानी कि जिस समय उसको काम मिलेगा जिस महीने, उस महीने उसकी कमाई 1500 रुपये होगी। जो कि ऐसा नहीं है कि साल भर उसे काम मिलता है, साल के कुछ महीने उसे घर भी बैठना पड़ता है। और ये जो पैसा उसे मिलता है, यानी कि जो 1500 रुपये वो कमाता है, वो उसके परिवार को चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। और उसके परिवार में 6 लोग हैं, जिसमें कि एक उसकी वाइफ है और 4 बच्चे हैं जो कि 12 साल से 6 महीने के बीच में हैं। परिवार में 6 लोग, महीने की आमदनी 1500, और इसमें से क्या करना है, परिवार भी चलाना है और अपना ख्याल भी रखना है, सारी चीज़ें करनी है। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे इसके साथ ही उसके साथ ये भी परेशानी है कि उसके पेरेंट्स रहते हैं गांव में, और गांव में जो उसके पेरेंट्स रहते हैं वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। और उनके जो फादर हैं या फिर मदर जो हैं वो राम शरण के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, राम शरण और उसके भाई के ऊपर, कि भाई उनके द्वारा जो पैसा आएगा उससे हम अपना खर्चा वर्चा चलाएंगे। अब यहाँ पर बात है कि यहाँ पर राम शरण जो है वो जहाँ पर रहता है वहाँ पर एक रूम के घर में रहता है, जो कि आपको एक बस्ती में है, जो कि मतलब टेम्प्ररी, मतलब टेंट जैसा बस्ती है, जो कि उसने भाड़े पर लिया है, वो भी उसका अपना नहीं है, वो उसने भाड़े पर लिया है। ठीक है। अब उसकी जो वाइफ है शांता देवी, वो पार्ट टाइम मेड के रूप में काम करती है कुछ घरों में, और उससे उसको करीब 800 रुपये की कमाई होती है। और यहाँ तक की बात ये है ना कि इतनी सारी काम करने के बाद, यानी कि जो राम शरण है वो 1500 रुपये कमाता है, उसकी वाइफ 800 रुपये कमाती है। इन दोनों के काम करने के बाद भी इनके पास इतना पैसा नहीं आता है कि ये आपका भर पेट खुद से भोजन भी करने पाए। यानी कि उनको दाल और राइस का जो भोजन है वो दिन में सिर्फ 2 बार ही मिलता है, और वो भी उतना काफ़ी नहीं होता है कि परिवार के हर सदस्य को उनके पेट भर भोजन मिलने पाए। इनका जो बड़ा बेटा है, यानी कि जो राम शरण और शांति का, ये हेल्पर के रूप में काम करता है टी शॉप में। मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया कि चाय के दुकान में हेल्पर के रूप में काम करता है, और उससे उसको 300 रुपये मिलते हैं, जो कि उसके फैमिली के इनकम में थोड़ा सा एडिशन कर देते हैं। इसके साथ ही जो उसकी 10 महीने की बेटी है वो क्या करती है, अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखती है, और साथ में इन सभी बच्चों में से, चारों बच्चों में से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, और इन सभी के पास 2 पेयर्स, यानी कि 2 जोड़ी कपड़े हैं, जो कि मतलब बहुत बुरी स्थिति में है। और ये जो कपड़े हैं, जो इनके पास कपड़े हैं, वो कई सालों में एक बार खरीदे जाते हैं, जब इनके पुराने कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और शूज़ जो हैं, यानी जूते जो हैं, वो बहुत मुश्किल से, मतलब नसीब किस्मत होगी तब जूते मिलेंगे, ऐसी कंडीशन है। और जो यंगर किड हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, यानी कि वो कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण क्या होता है भाई, जब आपके शरीर को जितनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो आपके शरीर को नहीं मिलती है, तो आपका शरीर जो है वो एक तरीके से सिकुड़ जाता है, और वो बहुत हड्डियां दिखने लगती हैं। वो जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो कुपोषण की वजह से होता है। और यहाँ तक कि इस फैमिली के पास हेल्थ केयर जैसी भी कोई सुविधा नहीं है। समझ गए। तो यहाँ पर आगे बढ़ गए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अर्बन सिचुएशन देख लिया। तो अर्बन सिचुएशन हमने देख लिया तो देखा कि भाई कैसा लाइफ है। इनके पास क्या है, इनकम बहुत कम है। इनकम कम होने की वजह से जो इनकी बेसिक ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स जो हैं, वो भी पूरी नहीं होने पा रही हैं। तो ये अर्बन कंडीशन हो गया। अब हम आते हैं रूरल कंडीशन की ओर, यानी कि गांव में कैसी गरीबी होती है, पॉवर्टी होता है, ये हम ज़रा सा देखते हैं। तो गांव में एक व्यक्ति की कहानी सुनाई गई है जिसका नाम है लखा सिंह, जो कि मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसकी फैमिली जो है, फैमिली के पास कोई भी ज़मीन नहीं है, इसलिए उनको बड़े किसानों के घर पर कुछ काम वगैरह करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, काम जो है रेगुलर नहीं मिलता है, और साथ में इनकम भी रेगुलर नहीं होता है। और कई बार क्या होता है कि उनको मात्र 50 रुपये मिलते हैं, जब पूरे दिन वो काम करते हैं उसके बाद उनको मात्र 50 रुपये मिलते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं, बल्कि उनको कुछ किलोग्राम वीट या फिर दाल दे दिया जाता है, या फिर कई बार सब्जियां दे दिया जाता है पूरे दिन खेत में या फिर घर में काम करवाने के बाद। और यहाँ पर इनकी फैमिली में 8 लोग हैं, और यहाँ पर इस कंडीशन की वजह से इनको
मतलब 2 वक्त का, मतलब दिन भर में जितना खाना मिलना चाहिए उतना खाना मिल भी नहीं पाता है। लखा जो है वो कच्चा हट में रहता है, यानी कि झोपड़ी में रहता है, और ये शहर के गांव के बाहर वाले इलाके में रहता है। और जो वुमेन है फैमिली की, यानी कि जो परिवार की महिलाएं हैं, वो फॉडर यानी कि चारा काटने में या फिर फायरवुड कलेक्ट करने में अपना टाइम लगाती हैं, अपना सारा काम वगैरह उसी चीज़ में करती हैं। यहाँ इसके अलावा जो लखा सिंह है उसके फादर को टीबी था, मतलब टीबी की बीमारी थी, ट्यूबरकुलोसिस था, जिससे उनकी मौत हो गई 2 साल पहले। और मौत क्यों हुई? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए। और इसकी मदर जो थी वो धीरे धीरे उसकी भी सिचुएशन ख़राब हो रही है, क्योंकि इसकी मदर को भी यही बीमारी है। और यहाँ तक कि आगे जो बात है कि जो गांव है वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन लखा वहाँ पर कभी नहीं गया। उसको 10 साल की उम्र में ही काम करना शुरू करना पड़ गया था। और नए क्लोथ्स जो है, नए कपड़े जो हैं, वो कई सालों में एक बार खरीदे जाते हैं। और यहाँ तक कि जो साबुन और तेल है वो भी फैमिली के लिए लग्जरी है। तो 2 कंडीशन आपको यहां पर बताए गए, एक अर्बन और दूसरा रूरल। दोनों कंडीशन में कॉमन क्या था? दोनों कंडीशन में 2 चीजें आप कह सकते हैं कि कॉमन था। पहला तो इनकम इनका काफी लो था, बहुत ज्यादा लो था। दूसरा, इनको जो नीड्स थी, नीड्स इनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही थी। तो ये 2 कंडीशन आप समझ सकते हैं कि क्या है, कैसी कंडीशन है भाई? पॉवर्टी की कंडीशन है। मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी परिवार की पूरी नहीं हो रही हैं, जितना उनको खाने पीने परिवार चलाने के लिए बेसिक ज़रूरतें हैं वो नहीं मिल रही हैं। और बेसिक में सबसे बेसिक क्या होता है भाई? खाना होता है। इस परिवार, दोनों परिवारों में आपने देखा कि परिवार के सदस्यों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर कुछ आपको टॉपिक्स दिए गए हैं आपस में डिस्कशन या फिर सोचने समझने के लिए। तो यहाँ पर कहता है कि स्टडी द एबव केसेस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी: लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस। तो ये सारे टॉपिक्स किस तरीके से पॉवर्टी से जुड़े हुए हैं ये आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है। तो ऊपर हमने रूरल केस में देखा कि भाई जो लखा सिंह था वो क्या था? लैंडलेस था, मतलब कि उसके पास जमीन नहीं थी। जमीन नहीं थी तो क्या? उसके पास कोई बैकअप नहीं था, अपनी जमीन पर वो खेती नहीं कर सकता था, इनकम नहीं हो सकता था। अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो भाई इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरे होंगे? साइज ऑफ फैमिली, साइज ऑफ फैमिली अगर बड़ा होगा तो क्या होगा? ज़्यादा लोगों का ख्याल रखना होगा, उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, और कम पैसे में सभी परिवार के सदस्य जो हैं उनकी बेसिक नीड्स अच्छी तरीके से पूरी नहीं होंगी, और उससे पॉवर्टी का खतरा रहेगा। इलिटरेसी, इलिटरेसी मतलब भाई कोई पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको ज़्यादा काम वगैरह आएगा नहीं, बहुत तरीके के काम होते हैं जो वो कर नहीं पाएगा। और वो काम वो क्या करेगा? मजदूरी का काम करेगा, या फिर किसी के खेत में या फिर किसी के घर में काम करेगा, तो उसकी इनकम काफ़ी कम होगी, जिससे उसके परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं होगी। पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, ये एक तरीके से पॉवर्टी से जुड़ा हुआ है कि भाई आप पॉवर्टी हैं, आप गरीब हैं, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल है उनकी सिचुएशन फिलहाल तो अच्छी नहीं है कि भाई वहाँ पर जाकर कोई गरीब आदमी जाकर अपना इलाज करा ले। इसके साथ ही चाइल्ड लेबर की बात ऊपर की गई थी, जहाँ पर कि हमने देखा था कि जो व्यक्ति था राम शरण, उसका बेटा कहाँ का काम करता था? चाइल्ड लेबर के रूप में चाय की दुकान पर काम करता था। क्यों? क्योंकि परिवार गरीब है, परिवार को पैसे चाहिए, और साथ में चाइल्ड लेबर करके वो कुछ पैसे कमाकर परिवार की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश कर रहा था। और साथ में सभी परिवार के सदस्य के सामने एक कंडीशन था, हेल्पलेसनेस, मतलब कि इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, किसी भी प्रकार से इनको कोई मदद नहीं मिल रही है जिससे कि इनकी लाइफ बेहतर हो सके या फिर सिचुएशन बेहतर हो सके। अब यहां पर कहता है कि दीज टू टिपिकल केस इलस्ट्रेट मैनी डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। यहां पर हमने पॉवर्टी के कई तरीके के रूप देखे। दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। पॉवर्टी का मतलब क्या? पॉवर्टी का मतलब भूख, मतलब परिवार को बेसिक, कोई भी आदमी जो है उसको बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, और साथ में उनके सर पर छत भी अवेलेबल नहीं है, उनके पास रहने के लिए जो घर है वो भी अच्छा नहीं है। और इसके साथ ही आगे, इट इज़ ऑल्सो अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। इसके साथ ही ये एक ऐसा कंडीशन है पॉवर्टी जहां पर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने पाते हैं, एजुकेशन नहीं देने पाते हैं। इसके साथ ही पॉवर्टी एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर जो बीमार व्यक्ति हैं वो अपना इलाज नहीं अफोर्ड करने पाते हैं क्योंकि उनके पास इनकम बहुत कम है। इसके साथ ही पॉवर्टी का और मतलब होता है लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, यानी कि अगर आप गरीब हैं तो
साफ साफ पानी आपको नहीं मिलेगा, साफ सुथरा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, जिससे कि आपके हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि एक तरीके से बुरा चीज़ है। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। भाई ये तो सबसे बड़ा रीज़न है पॉवर्टी का। कैसे भाई? अगर आपको अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छी इनकम हो जाए, तो भाई आप पॉवर्टी में क्यों रहेंगे? आपकी तो बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगे। तो बात यहाँ पर यह है कि पॉवर्टी में क्या होता है कि आपके पास जॉब नहीं होता है, इनकम नहीं होता है, जिसकी वजह से आपकी नीड्स पूरी नहीं होती है और आप जो होते हैं वो पॉवर्टी में होते हैं। इसका मतलब ऑल इट मीन्स लिविंग विथ अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। मतलब कि जब आपके पास इस तरीके के सारे सिचुएशंस होंगे तो आप मजबूर फील करेंगे, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा, आप एक खुद को एक बहुत बुरी सिचुएशन में देखेंगे पाएंगे। तो यहाँ पर आगे कहता है कि ये सब तो ठीक है, क्या कंडीशन है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन अगर हम समाज के रूप में देखें तो यहाँ पर भी जो लोग होते हैं जो कि गरीब होते हैं, पॉवर्टी की कंडीशन में होते हैं, इनका सिचुएशन इतना ख़राब होता है कि इनको हर जगह पर इल ट्रीट किया जाता है, काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। चाहे वो फार्म्स में जब काम करते हो, चाहे फैक्ट्री में, गवर्नमेंट ऑफिस में जब जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, रेलवे स्टेशन जाते हो, हर कंडीशन में इनको क्या किया जाता है? बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये सब कंडीशन देखकर हमें ये समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हैं, मैं हूं, या कोई भी व्यक्ति हो, आपके आसपास कोई भी गरीब है ना, वो उस कंडीशन में रहना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि उसकी लाइफ बेहतर हो जाए। और इस वजह से ये चीज़ जो है इंडिया, यानी जो हमारा देश है, हमारा सरकार है, उसकी प्राइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है और टारगेट भी है कि क्या करना है। जो मिलियंस ऑफ लोग हैं, करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, उनके लाइफ को बेहतर बनाना है, उनको गरीबी से बाहर निकालना है। ठीक है। और इसी तरीके से जो महात्मा गांधी थे, उनका भी यही कहना था कि भाई इंडिया जो है वो ट्रूली इंडिपेंडेंट तभी होगा जब इंडिया का जो सबसे गरीब आदमी है, सबसे कोने में बैठा हुआ पिछड़ा हुआ जो आदमी है, वो ह्यूमन सफरिंग से फ्री होगा। उसको जो तकलीफ वगैरह हो रही है उससे वो जब आज़ाद होगा, तभी रियलिटी में वो खुद को मतलब इंडिया खुद को आज़ाद कहने पाएगा। अब यहाँ पर आगे टॉपिक आ जाता है पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। यानी जो सोशल साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट कहने का मतलब क्या? वैसे लोग जो कि इस तरीके के सोशल सिचुएशंस वगैरह पर डिस्कशन करते हैं, स्टडी करते हैं और उस पर कुछ अपनी राय रखते हैं या फिर कुछ रूल्स वगैरह बनाते हैं, मतलब इस बारे में जो स्टडी करते हैं उनकी बात हो रही है। तो ये क्या सोचते हैं, ये किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं? अब यहाँ पर कहता है कि सिंस पॉवर्टी हैज़ मेनी फेसेट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स। जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो पॉवर्टी को कई तरीके से देखते हैं, कई तरीके से नापने की कोशिश करते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि भाई पॉवर्टी कई तरीके के हो सकते हैं। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज्ड रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। यानी जो जनरली इंडिकेटर यूज किया जाता है पॉवर्टी नापने के लिए या फिर बताने के लिए, उसमें क्या होता है? दो तरीके के इंडिकेटर होते हैं। पहला तो एक होता है जिसमें कि इनकम के लेवल को शो किया जाता है कि एक परिवार, एक व्यक्ति की आमदनी कितनी है। दूसरा कंजम्पशन के लेवल को शो किया जाता है, यानी कि जो एक व्यक्ति है वो कितनी चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है। मतलब कि मैं जो हूँ बाजार से कपड़े खरीद रहा हूँ या नहीं, खाना खरीद रहा हूँ या नहीं, या फिर मतलब मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें, कितनी चीज़ें कंज्यूम कर रहा हूँ, अपने ऊपर खर्च कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात है कि अब जो है ये थोड़ा सा पैमाना जो है इंडिकेटर वाला, इसको बदलकर नई चीज़ों को ऐड किया गया है। क्या भाई? जैसे इलिटरेसी लेवल, यानी कि जो देश में लोग हैं कितने पढ़े लिखे हैं। जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो शरीर है वो कितना मजबूत है, जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो कितनी है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी कि इलाज वगैरह की सुविधा परिवार को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब वगैरह मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पानी मिल रहा है या नहीं, और साथ में सैनिटेशन। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं जो कि एक आदमी के जीवन को बेहतर बना सकती हैं या फिर उसके लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बना सकती हैं, इन चीज़ों को अब इंडिकेटर के रूप में देखा जा रहा है और इसके आधार
आधार पर गरीबी या फिर पॉवर्टी को तय करने की कोशिश की जा रही है। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। यानी यहाँ पर दो चीज़ हैं जिसके आधार पर जो पॉवर्टी है उसका एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। पहला तो है वल्नरेबिलिटी और दूसरा क्या है, सोशल एक्सक्लूजन। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं, इनको ज़रा सा हमें समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी सिंपल है। इसका सिंपली कहना ये है कि जो पॉवर्टी है वो एक रीज़न से आती है, जिसका रीज़न क्या है कि जो गरीब होते हैं वो दूसरे गरीब लोगों के साथ अब एक ऐसे लोकेलिटी में रहते हैं जहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही बुरी हैं या फिर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही बुरा है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि भाई देखो, जो अमीर लोग हैं यानी जो बेटर ऑफ लोग हैं, मतलब अमीर कहने का मतलब करोड़पति और अरबपति की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल लेवल के जो लोग होते हैं जिनकी इनकम नॉर्मल है, वो एक अलग सोसाइटी में रहते हैं, वो अच्छे सराउंडिंग में रहते हैं। अच्छे सराउंडिंग का मतलब क्या है, वहाँ पर सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल अच्छे हैं, स्कूल अच्छे हैं, वहाँ पर स्ट्रीट साफ हैं, सैनिटेशन है, पानी साफ है, सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो आपके गरीब लोग हैं वो अलग लोकेलिटी में रहते हैं, अमीर लोग अलग लोकेलिटी में रहते हैं, और इससे क्या होता है, सोशल एक्सक्लूजन होता है। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या, मतलब कि भाई जो गरीब व्यक्ति है वो वैसे लोकेलिटी में या फिर वैसे सराउंडिंग में नहीं रहता है जहाँ पर बहुत अच्छे लोग रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक तरीके से कॉज भी हो सकता है पॉवर्टी का, और ये एक कंसिक्वेंस भी हो सकता है पॉवर्टी का। कैसे भाई, तो देखिए, अगर आप देखें तो आप अगर मान लीजिए कि एक ऐसे इलाके में बड़े हुए जहां पर क्या है, जहां पर पॉवर्टी है, और आप एक ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहां पर पॉवर्टी है, आपका सराउंडिंग में सभी लोग पॉवर्टी में हैं, सभी लोग गरीब हैं, तो आप खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, आप खुद ब खुद पॉवर्टी में हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे इलाके में जन्म लेते हैं जो कि वेल ऑफ है, जो कि काफ़ी अमीर वाला इलाका है, तो वहाँ पर आप अगर थोड़े मोड़े स्थिति आपकी ख़राब भी है, तो वहाँ पर क्योंकि आपको सराउंडिंग वैसा मिल रहा है, सुविधाएं ऐसी मिल रही हैं, तो आगे चलकर क्या होगा, आप अच्छी स्थिति में चले जाएंगे। ये एक चीज़ कंसेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहें तो आगे कहता है कि इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर्स एंजॉय। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो इंडिविजुअल्स हैं यानी लोग हैं या फिर लोगों का ग्रुप है, उनको ऐसी सुविधाओं से बाहर निकाल दिया जाता है जो कि अच्छे परिवार के लोग, मतलब अच्छे मतलब जो अमीर वगैरह परिवार के लोग होते हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपका पुराना सिस्टम जो हमारे देश में चला करता था वो था कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में क्या होता था कि भाई जो आपके नीचे कास्ट के लोग हैं उनको जो सोशल सर्विसेज हैं, जो सोशल सुविधाएं हैं, उनसे बाहर कर दिया गया था। वो उन सुविधाओं को, चीज़ों को फ़ायदा ले नहीं सकते थे। ठीक है, और ये आज के समय में भी होता है। जैसे अगर आप गरीब हैं तो आप कहाँ रहेंगे, आप स्लम में रहेंगे। अगर आप अमीर हैं, अमीर मतलब कि भाई नॉर्मल डिसेंट भी आपका परिवार है, तो आप क्या करेंगे, आप सोसाइटी में रहेंगे। सोसाइटी में रहेंगे तो क्या होगा, आपको सराउंडिंग अच्छा मिलेगा, एजुकेशन अच्छा मिलेगा, आप बहुत तरीके से अच्छे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप स्लम में रहेंगे तो क्या होगा, आपके हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, एजुकेशन पर, सारी चीज़ों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। समझ गए। तो यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने दूसरा कंसेप्ट आ जाता है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, वल्नरेबिलिटी का। अब ये क्या है, ये एक तरीके से मेज़र, हम कह सकते हैं कि मेज़र है जो कि बताता है कि कुछ खास जो कम्युनिटी हैं, कुछ खास जो समूह हैं लोगों के, वो या फिर कुछ खास व्यक्ति जो क्या है, उनको गरीब होने के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर गरीब रहने के चांसेस नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज़ हैं, उनके पास सुविधाएं ज़्यादा बेहतर हैं, उनके पास क्या है, अल्टरनेटिव काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि अगर आप बात करें तो अलग अलग कम्युनिटी के पास जो इनकम है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो अलग अलग है। जैसे कुछ कम्युनिटीज़ हैं उनको क्या है, वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं, कुछ लोगों को मिल जाती हैं। तो इससे क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहां पर कि जो अमीर लोग हैं या फिर जो अच्छे सिचुएशन में लोग हैं, उनको क्या है, बेहतर लाइफ मिल सकता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे दो लोगों की बात करते हैं, एक व्यक्ति जो है वो नॉर्मल है,
बहुत हेल्दी है, बहुत काम वाम कर सकता है, तो ये मान लीजिए कि क्या है, ये भी पोवर्टी में है, गरीब है, पोवर्टी में है, लेकिन ये बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छी तरीके से फिजिकली एबल है, काम कर सकता है। वहीं दूसरा व्यक्ति है, वो क्या है, वो फिजिकली चैलेंज्ड है, वो क्या है, वो दिव्यांग है, उसके शरीर का कोई पार्ट हो सकता है काम ना करता हो। तो ये जो व्यक्ति है जो कि दिव्यांग है, वो तो उतना फिजिकल मेहनत नहीं कर सकता जितना कि ये व्यक्ति कर सकता है। तो इस व्यक्ति के पॉवर्टी में रहने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, या फिर पॉवर्टी में जाने के भी चांसेस ज़्यादा बनते हैं। उसी तरीके से बात करें, कोई अगर विडो है, कोई विडो है, हमारे समाज में ऐसा है कि यहाँ पर विडो को उतना ज़्यादा ओपनली काम वाम करने की परमिशन नहीं होती है। तो ये जो विडो है ना, इसके पॉवर्टी में रहने के, खराब सिचुएशन में रहने के चांसेस ज़्यादा हैं एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यही चीज़ कहता है। उसी तरीके से हम अगर समाज को देखें तो जैसा कि हमने अभी कास्ट सिस्टम का बात किया, उसी तरीके से कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हमारे देश में जिनकी स्थिति वाकई में बहुत ही ख़राब है, तो उनका क्या हो सकता है कि भाई उनके गरीब होने के या फिर उनके जीवन के स्तर को ख़राब हो, गरीब बने रहने के या फिर जीवन स्तर ना बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों भाई? क्योंकि इनको बहुत तरीके की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और इसके साथ ही जब नेचुरल डिजास्टर आता है तब भी इनके ऊपर बहुत खतरा होता है, क्योंकि इनके पास कोई बैकअप नहीं होता है, कोई प्लान नहीं होता है, कुछ तरीके के और भी बैकअप वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर कहता है कि वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम कम्स फॉर एवरीबॉडी। यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ बुरे समय आते हैं, सभी लोगों के लिए आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी बाढ़ आ गया, तो बाढ़ में जो गरीब व्यक्ति है ना, वो ज़्यादा प्रभावित होता है, ज़्यादा परेशान होता है अमीर व्यक्ति के कंपैरिजन में। उसी तरीके से जब मान लीजिए सूखा आ गया तो गरीब व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान झेलना होगा। यानी कि जब भी नेचुरल डिजास्टर आएगा, उस कंडीशन में जो आपका पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे, उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब रहेगी और उसको ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा नॉर्मल व्यक्ति के कंपैरिजन में, एक अच्छे परिवार के सदस्य के कंपैरिजन में। अब इसके बाद आ जाता है टॉपिक पॉवर्टी लाइन। ये पॉवर्टी लाइन क्या होता है? पॉवर्टी लाइन की बात करें तो पॉवर्टी लाइन जो है उसको आपने कई बार सुना होगा, गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी बहुत सुना होगा। अब पॉवर्टी लाइन जो है ना, वो एक तरीका है मापने का कि भाई जो देश है उसमें गरीब कितने हैं, लोग कितने गरीब हैं। अब ये मापने का जो तरीका है, इसमें इनकम या फिर जो आपका कंजम्पशन है, इसके आधार पर तय किया जाता है कि लोग गरीब हैं या नहीं हैं, कितने गरीब हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को गरीब हम कब मानेंगे भाई कि वो गरीब है, पॉवर्टी है। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो गरीब तब कहलाता है जब उसकी इनकम जो है या फिर जो कंजम्पशन लेवल है वो मिनिमम लेवल से नीचे चली जाती है, जो कि बेसिक नीड्स की पूरा करने की मिनिमम लेवल है। जैसे कि मिनिमम लेवल कहने का मतलब क्या है? मिनिमम लेवल यानी कि जो आपका बेसिक नीड है, बेसिक नीड में क्या आता है? बेसिक नीड में आपका फूड आ जाता है, मेनली इसमें फूड कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा अब के समय में क्या है, फूड के अलावा एजुकेशन, डिसेंट लिविंग और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, लेकिन मेनली फूड कंसीडर किया जाता है। अब बेसिक नीड जो है वो अलग अलग देश में अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारे देश में बेसिक नीड माना गया है फूड को, कि भाई आप अगर अपना परिवार का खाना चलाने पा रहे हैं तो आप जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं है, आपको डिसेंट फूड मिल रहा है तो आप पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं है, आप ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अमेरिका में अगर हो सकता है कि आपके पास कार नहीं है तो आप गरीब हैं, लेकिन अगर कार है तो आप नॉर्मल हैं। वही उसी तरीके से इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर आप देखें तो आपको खाना मिलता है तो आप अमीर हैं, खाना नहीं मिलता है तो आप गरीब हैं। अमीर मतलब कि करोड़पति नहीं, नॉर्मल अमीर, नॉर्मल मतलब आप पुअर नहीं है, बस ये समझ लीजिए। अमीर यहाँ मैं कह रहा हूँ तो मतलब आप पुअर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर समझ गए आगे क्या हुआ कि भाई अलग अलग देशों में और अलग अलग समय में पॉवर्टी लाइन जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि काफ़ी साल पहले हमारे देश में 5 रुपया भी हुआ करता था पॉवर्टी लाइन, लेकिन आज जो है वो बढ़कर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बढ़ चुका है। तो अलग अलग समय पर पॉवर्टी लाइन जो है वो अलग अलग होती है, क्राइटेरिया अलग अलग होता है, उसको हमेशा अपडेट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि पॉवर्टी लाइन जब हम डिटरमाइन करते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी लाइन क्या होनी चाहिए, तो पॉवर्टी लाइन कहने का मतलब कि पॉवर्टी लाइन का क्या मतलब, पॉवर्टी लाइन अगर शब्द को हम देखें
पॉवर्टी लाइन एक तरीके से इनकम का लेवल है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि जो भी व्यक्ति 800 रुपये महीने से कम कमाएगा वो गरीब है, जो ज़्यादा कमाएगा वो क्या है, अमीर है। ये एक सिंपल कंसेप्ट है पॉवर्टी लाइन का। अब आगे बढ़े तो कहता है कि जब हम इंडिया में पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं, पॉवर्टी लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉवर्टी लाइन तय करते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाता है। क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट, सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर यह तय किया जाता है कि हर एक व्यक्ति के लिए ये सारी चीज़ें प्राप्त करने में कितने पैसे लगेंगे, और इन पैसों को फिर तय किया जाता है क्या, आपका पॉवर्टी लाइन। जो मिनिमम अमाउंट है उसको पॉवर्टी लाइन तय किया जाता है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर कहता है कि प्रेजेंट फॉर्मूला जो है फूड रिक्वायरमेंट का, यानी कि कितना एक व्यक्ति को फूड चाहिए, इस रिक्वायरमेंट का जो प्रेजेंट फॉर्मूला है वो कैलोरी वैल्यू के हिसाब से निकाला जाता है कि यानी एक व्यक्ति को एक दिन में कितने कैलोरी चाहिए जिंदा रहने के लिए, अपने डेली टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर जो कैलोरी वैल्यू है वो क्या होता है, वो एक तरीके से आपको एनर्जी का वैल्यू होता है कि भाई कोई फूड आइटम खाएंगे तो कितना एनर्जी मिलेगा, हम दिन भर काम करेंगे तो कितना एनर्जी खर्च होगा, तो उसको हम कैलोरी में नापते हैं। तो जो अलग अलग फूड आइटम जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको कैलोरी प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि आपको एनर्जी मिलता है और फिर आप अपने काम काज करने में उस एनर्जी को खर्च करते हैं। और हर व्यक्ति का अलग अलग कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है। छोटे बच्चों का कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होता है, ज़्यादा बड़े बच्चों का कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। और ये आपको एज, सेक्स और वर्क के आधार पर भी, मतलब ज़्यादा आप काम कीजिएगा तो आपको ज़्यादा कैलोरी चाहिए, कम काम कीजिएगा तो आपको कम कैलोरी चाहिए। तो अगर हम जनरल बात करें तो जनरल जो क्राइटेरिया है वो इंडिया में है 2400 कैलोरीज हर एक व्यक्ति के लिए एक दिन में रिक्वायर्ड है, आपको देहाती इलाकों में यानी गांवों के इलाकों में, रूरल एरियाज में। और 2100 कैलोरीज, जो 2100 कैलोरीज हर एक पर्सन के लिए पर दिन अर्बन एरियाज में यानी शहरों में। अब भाई शहरों में कम क्यों, गांव में ज़्यादा क्यों? उसका कारण है कि गांव में जो लोग होते हैं वो आपको फिजिकल वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। शहरों में उतने ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी लोग नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, उनको ज़्यादा आपको कंजम्पशन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। लेकिन जो आपको शहरों में लोग होते हैं उनको कम कैलोरी की ज़रूरत होती है। ये जो आपको रिक्वायरमेंट है ये आपको हमेशा रिवाइज किया जाता है, हमेशा चेक किया जाता है कि लोगों को कितनी ज़रूरत है। और इस हिसाब से 2011-12 में जो पॉवर्टी लाइन है वो तय किया गया था 816 रुपया हर महीना एक रूरल एरिया में एक व्यक्ति के लिए 816 रुपया अगर वो उसका इनकम है एक महीना में, तो उसको इतना रुपए खर्च करना पड़ेगा अपना बेसिक नीड को पूरा करने के लिए। और शहरों में ये अमाउंट था 1000 रुपया, यानी कि आपको 1000 रुपया हर महीने अगर आपकी इनकम है शहरों में, तो आप अपने फूड आइटम्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं, बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहिएगा कि सर शहरों में तो कैलोरी वैल्यू जो है वो कम था, रुपया ज़्यादा क्यों लग रहा है? उसका कारण है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शहरों में महंगी मिलती हैं और उनके प्राइसेस को इस वजह से क्या किया गया है, बढ़ाकर कैलकुलेट किया गया है। इसलिए आपको शहरों में आपको मनी ज़्यादा लग रहा है लेकिन कैलोरी कम चाहिए। समझ गए? अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर कहता है कि इस तरीके से 2011-12 में जो फैमिली है, एक परिवार का, जिस परिवार में 5 सदस्य हैं, अगर वो देहाती यानी गांव के इलाकों में रहते हैं, तो अगर उनका इनकम 4080 रुपये से कम है हर महीना, तो वो क्या है, गरीब है। उसी तरीके से अगर आप शहरों में बात करें, शहरों में अगर 5 लोगों के व्यक्ति जो हैं, 5 लोगों के जो परिवार हैं, उनकी इनकम अगर 5000 से कम है हर महीना, तो वो क्या है, गरीब हैं। तो ये आपको पॉवर्टी लाइन इस तरीके से तय किया जाता है और इसको आपको सैंपल सर्वे करके हर 5 साल में रिवाइज किया जाता है। और ये सैंपल सर्वे किया जाता है NSSO के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इस तरीके के जितने भी आपको शॉर्ट टर्म मिलेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो आपको इस चैप्टर से बहुत ईजी क्वेश्चन वगैरह बनेगा कि यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन,
ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बात करें तो पॉवर्टी जो है उसके आपको यहाँ पर क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, तो कॉजेज़ तो आगे वैसे हमको देखने हैं अच्छी तरीके से डिटेल में, और भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको मैं क्या करूँगा अलग से जब हम क्वेश्चन आंसर का वीडियो करेंगे वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। यहाँ पर हम लोग आगे अपने चैप्टर पढ़ने पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखो इंडिया में तो एनएसएसओ काम करता है हमारा सर्वे वगैरह करने के लिए, लेकिन जब हम इंटरनेशनल कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, अलग अलग देशों को कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे कि वर्ल्ड बैंक, वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, और ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है पॉवर्टी लाइन का, वो है अब फिलहाल के लिए है $1.90, यानी कि करीब $2 अगर आप एक व्यक्ति एक दिन में कमाता है तो वो क्या है, वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। समझ गए, ये क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है। इसके बाद है पॉवर्टी एस्टिमेट, यानी कि पॉवर्टी में कितने लोग हैं, कहाँ हैं, कैसे, ये सारी चीज़ें बात कही जा रही है। तो कहता है कि जब हम टेबल 3.1 देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि पॉवर्टी रेशियो में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। 1993-94 में 45% पॉवर्टी में थे लोग, और 2004-05 में 37% हो गए, और आज के समय में अगर 2011-12 के डाटा को देखें तो ये करीब 22% है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, और अगर इस हिसाब से चले तो कुछ सालों में ये संख्या जो है वो 20% से भी नीचे आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है वो है कि भाई हमें और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। तो इसी डाटा की बात की जा रही है कि भाई देखो 1993-94 में गाँवों में 50% लोग पॉवर्टी में थे, शहरों में 32%, कुल मिलाकर कितने 45%। और अगर हम बात करें तो जो नंबर करीब 40 करोड़ था, लेकिन आज अगर 2011-12 देखें तो करीब 26%, शहरों में 14% और कुल मिलाकर 22%, और संख्या जो है वो करीब 27 करोड़ है आज के समय में। ठीक है, तो ये डाटा आपका हो गया। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक क्या है, वल्नरेबल ग्रुप्स है। वल्नरेबल ग्रुप्स को अब हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है इस टॉपिक में कुछ ग्रुप्स के बारे में। कौन से ग्रुप्स भाई, ऐसे ग्रुप्स के बारे में जिनके ज़्यादा चांसेस हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे होने के, और उनकी सिचुएशन भी और दूसरे लोगों से ज़्यादा ख़राब है। मतलब क्या, मतलब कि पॉवर्टी लाइन के नीचे अगर लोगों को हम देखें तो उसमें कुछ ऐसे समूह हैं, सोशल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके लोगों की संख्या प्रोपोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें जो ग्रुप है शेड्यूल्ड कास्ट का, यानी कि जो दलित समूह के लोग हैं, इसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब जो ग्रुप हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं, इनके ज़्यादा चांसेस आपको दिखेंगे, या फिर इनके ज़्यादा संख्या में लोग दिखेंगे पॉवर्टी लाइन के नीचे। इसी तरीके से हम अगर बात करें तो इसी तरीके से जो आपके, एक सेकेंड, The most vulnerable groups are the rural agricultural households and the urban casual labor households। यानी कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रुप में बात करें, यानी पैसे के मामले में बात करें, समाज के मामले की बात ना करें, तो हमें जो वो समूह है, यानी कि जो आपको मजदूरी का काम करते हैं, खेतों में मजदूरी का काम करते हैं, लैंडलेस लेबरर्स होते हैं गांव में, वो ज़्यादा गरीब होंगे। और वहीं शहरों में जो आपके जो कैजुअल लेबर होते हैं, जो कि मजदूरी का काम शहरों में करते हैं, इनके ज़्यादा चांसेस हैं गरीब होने के, ये ज़्यादा संख्या में गरीब हैं। 3.1 ग्राफ जो है वो शो करता है कि जो पुअर पीपल हैं वो अलग अलग ग्रुप में कितनी संख्या में है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप 3.1 चार्ट को देख पा रहे हैं। इस 3.1 टेबल में देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि भाई रूरल एरिया में कितने लोग हैं, अर्बन एरिया में कितने लोग हैं। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सॉरी ये टेबल 3.1 है, यहाँ पर चार्ट 3.1 सॉरी ग्राफ 3.1 ये वाला है। ये शो कर रहा है कि 2011-12 में कौन कौन से वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनकी संख्या कितनी है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को देख सकते हैं कि कुल मिलाकर जो आपके 100 में से 43%, यानी कि 43% जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो क्या हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे है, यानी कि पॉवर्टी की कंडीशन में है। 29% शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो पॉवर्टी कंडीशन में है। इसके अलावा 22%
इंडिया ओवरऑल, इंडिया सभी कास्ट सभी ग्रुप्स को लेकर क्या है, 22% एवरेज है हमारा पॉवर्टी का लेवल। इसके अलावा रूरल एरिया में जो कैजुअल लेबर फार्म होते हैं, यानी कि फार्म में जो खेती करते हैं, वो आपके होते हैं 34%। अर्बन एरिया में कैजुअल लेबर जो होते हैं वो भी 34%। तो अलग अलग ग्रुप के देख सकते हैं कि सोशल कंडीशन कैसी है। तो वहीं आपको साफ दिख रहा है कि भाई इंडिया का जो एवरेज है, जो कि सभी कास्ट वगैरह को मिलाकर जो एवरेज है, उसके कंपैरिजन में शेड्यूल कास्ट का ज़्यादा है, और उनसे भी काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब का आपको नंबर दिखेगा पॉवर्टी लाइन के नीचे के कंडीशन में। ठीक है, यहां पर यही चीज कहता है कि 43 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। सिमिलरली 34% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। 34% जो आपके अर्बन एरिया में वर्कर्स हैं वो आपके पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। इसी तरीके से 34% जो कैजुअल लेबर हैं जो कि आपके रूरल एरियाज़ में हैं वो क्या है, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। और 29% जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो क्या है, गरीब हैं, यानी कि पॉवर्टी लाइन से नीचे अपना जीवन व्यतीत करते। सिंपल मतलब क्या है, सिंपल मतलब है कि भाई बेसिक नीड्स जो है ना, वो इनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है। भर पेट यानी कि अच्छा खाना जिसमें कि सारे न्यूट्रिशन होते हैं, वैसा फूड इनको नहीं मिलने पा रहा है। हेल्दी डाइट नहीं है, जो सराउंडिंग है वो अच्छा नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, कुछ तरीके सभी तरीके से इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। समझ गए। अब यहाँ पर एक और कंडीशन आता है जिसमें कि क्या है कि कोई व्यक्ति क्या हो सकता है कि वो लैंडलेस कैजुअल वेज लेबरर भी हो सकता है, और इसके अलावा वो डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप से भी हो सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है और उसके पास ज़मीन भी नहीं है, वो खेत मजदूरी करने का काम करता है, तो उसकी सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो दो प्रकार के जो आपके कंडीशन हैं पॉवर्टी के वो एक साथ वो झेल रहा है। तो इससे जो उसकी चांसेस है या फिर लाइफ है उस पर और भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर आगे कहें तो यहाँ पर आगे यही चीज़ कहता है कि जो आप नंबर देख रहे हैं शेड्यूल कास्ट में गरीबों की संख्या, शेड्यूल ट्राइब में गरीबों की संख्या, वो काफ़ी ज़्यादा है, और उससे हमें प्रॉब्लम का सीरियसनेस समझ में आता है कि कितनी संख्या में लोग गरीब हैं या फिर प्रॉब्लम है। और हाल के कुछ स्टडीज़ ने ये बताया है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनमें शेड्यूल ट्राइब को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, रूरल एग्रीकल्चर लेबरर हो या फिर अर्बन कैजुअल लेबरर हो, ये जो हैं ये इनमें पॉवर्टी का डिक्लाइन हुआ है, यानी पॉवर्टी कमी हुई है 1990 से। लेकिन शेड्यूल्ड जो ट्राइब हैं उनमें उतना ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। जितने गरीब पहले थे उतने ही गरीब आज भी हैं। ठीक है, आगे कहता है कि अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स देयर इज ऑल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली, यानी परिवार के अंदर भी इनकम का इनइक्वालिटी होता है। उसका कारण क्या होता है कि भाई जो अमीर परिवार है तो उनका तो छोड़ो, उनका बात नहीं करते हैं। गरीब परिवार का अगर हम बात करें, गरीब परिवार में मान लो कि भाई सही बात है कि भाई पैसे इनकम कम है तो सभी लोगों को परेशानी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं गरीब परिवार में जिनको ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है गरीब परिवार में, उसका इलाज अगर करवाना है और परिवार के पास पैसे नहीं हैं तो इलाज पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। या फिर जो महिलाएं हैं परिवार की, उनके इलाज पर, एजुकेशन पर और भी न्यूट्रिशन वगैरह पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। घर के जो बच्चे होते हैं जिसमें कि लड़के होते हैं, मेल बच्चे होते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बच्चियों पर कम ध्यान दिया जाता है। तो इस तरीके के जो सिचुएशन है ना, ये भी एक तरीके से शो करता है कि जो आपको इनकम इनइक्वालिटी है वो आपको परिवार में भी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको शिवरमन के बारे में एक कहानी है। एक व्यक्ति है जो कि कॉबलर का काम करता है। इसके बारे में बताया गया कि एक छोटे से गांव में रहता है तमिलनाडु के पास करूर में, और यहाँ पर इस इलाके में हैंडलूम, पावरलूम के फैब्रिक्स के काफ़ी सारे फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, और यह मतलब कि ये चीज़ काफ़ी फेमस है ये इलाका इस काम के लिए। 100 परिवार जो है वो गाँव में रहते हैं, और ये जो हैं ये एग्रीकल्चर लेबर के रूप में काम करता है। जो शिवरमन है ये एग्रीकल्चर लेबर के रूप में काम करता है, और हर दिन इसको 160 रुपये मिलते हैं, लेकिन इसको ये काम साल में सिर्फ 5-6 महीने मिलता है, और कई बार इसको शहर में जाकर कई अलग अलग तरीके के काम करने पड़ते हैं। और इसकी जो वाइफ है शशिकला, वो भी इसके साथ काम करती है, लेकिन उसको काम बहुत कम मिलता है, और उसको वेतन भी मात्र 100 रुपये पर दिन मिलता है। जितना काम शिवरमन करता है उतना ही उसकी वाइफ करती है, लेकिन वाइफ को वेतन भी कम मिलता है। और कई और भी परेशानियां हैं, जैसे कि शिवरमन के परिवार में 8 कुल मिलाकर मेंबर्स हैं। शिवरमन के
शिव रमन की जो माँ है उसकी उम्र 65 साल है, उसके फादर का देहांत हो चुका है और उसकी माँ बीमार भी है और उसको अपनी डेली जो काम वगैरह है, डेली लाइफ चलाने के लिए मदद की ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही शिव रमन की 25 साल की बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है, 4 बच्चे हैं जो कि 1 साल से 16 साल के बीच में हैं, 3 इसमें से बच्चियां हैं और जो सबसे छोटा है वो बेटा है। और कोई भी लड़कियां जो है वो स्कूल नहीं जाती हैं। किताब खरीदना, स्कूल जाना लड़कियों के लिए लग्जरी है जो कि वो उसके लिए, शिव रमन के लिए पॉसिबल नहीं है करना। और आगे चलकर क्या करना है, उसको इन बच्चियों की शादी भी करनी है। इस वजह से उनके एजुकेशन पर ही शिव रमन खर्च नहीं करना चाहता है। उसकी जो माँ है वो जिंदगी में इंटरेस्ट खो चुकी है और मरने का इंतज़ार कर रही है। और उसकी जो बहन है और जो बड़ी बेटी है वो घर का ख्याल रखती है। और शिव रमन जो है वो अपने बेटे को स्कूल भेजने की चाह रखता है कि जब बड़ा हो जाएगा तब हम स्कूल भेजेंगे। उसकी बहन जो है और उसकी वाइफ जो है उसमें बनती नहीं है, दोस्ती नहीं है, मतलब कि झगड़ा वगैरह चलता है। शशिकला जो है शशिकला जो है शिव रमन की बहन को बोझ के रूप में देखती है, लेकिन शिव रमन जो है अपनी बहन के लिए अच्छा दूल्हा नहीं ढूंढने पा रहा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और यहाँ पर इन सभी चीज़ों की वजह से जो फैमिली है उसको 2 मील्स, मतलब कि दिन में 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। शिव रमन जो है वो कभी कभी दूध ले आता है अपने बच्चे के लिए, मतलब कि बाकी परिवार में छोड़कर सिर्फ अपने बेटे के लिए दूध ले आता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन आपको दिखाया गया कि जहां पर एक व्यक्ति है उसके लाइफ में क्या क्या कंडीशन होते हैं, क्या परेशानियां वगैरह होती हैं। अब आगे हमारे सामने टॉपिक आ जाता है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। तो यहां पर हम पॉवर्टी को कई रूप में देख रहे हैं। अभी तक हमने पॉवर्टी में क्या देखा, हमने सोशल देखा कि भाई जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनके ज़्यादा चांसेस है पॉवर्टी के, उनमें उनमें जो मेंबर्स हैं इस कम्युनिटी के वो ज़्यादा गरीब होते हैं, ज़्यादा पॉवर्टी उनके फैमिलीज़ में देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हमने देखी, पॉवर्टी लाइन क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ ली। अब हम देखने वाले हैं कि जो अलग अलग स्टेट हैं उनके बीच में भी डिस्पैरिटी है। कोई स्टेट में जो पॉवर्टी है वो ज़्यादा है, किसी स्टेट में पॉवर्टी कम है। तो यहाँ पर यही चीज़ कहा जा रहा है कि हर स्टेट में जो पुअर लोगों का प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो स्टेट लेवल पॉवर्टी है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है पिछले कुछ सालों में। लेकिन अगर हम देखें तो जो सक्सेस रेट है, यानी कि पॉवर्टी में जो डिक्लाइन है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर पॉवर्टी लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं पर अगर हम बिहार, उड़ीसा को देखें तो ये इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब राज्य हैं जहाँ पर गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा है। बिहार में 33.7% और इसके साथ उड़ीसा में 32.6%। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो रूरल पॉवर्टी जो है उसके साथ ही अर्बन पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा हाई है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ ही कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर डिक्लाइन पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, जैसे कि केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल और यहाँ पर पंजाब और हरियाणा को भी शामिल किया जाता है। तो जो पंजाब और हरियाणा हैं इन्होंने अपने स्टेट में जो पॉवर्टी में कमी की है वो की है खेती की मदद से, बहुत ज़्यादा खेती को बढ़ावा देकर। इसके अलावा केरल ने क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। और वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म करके क्या किया गया, जो पॉवर्टी है उसको कम किया गया, पुअर लोगों की संख्या कम की गई। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी मदद से क्या किया गया, पॉवर्टी को कम करने में मदद मिला। अब यहाँ पर आगे आ जाता है टॉपिक ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, मतलब पूरे दुनिया में पॉवर्टी को लेकर क्या कंडीशन है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर कहता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग जो प्रोपोर्शन है लोगों का एक्सट्रीम पॉवर्टी में, एक मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ पर बहुत बुरी हालत है वो अलग अलग है। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो पॉवर्टी का क्राइटेरिया है वो है $1.90 पर डे, यानी कि $1.90 पर डे। ये क्राइटेरिया है। ये लगभग आपका हो जाता है कि करीब 150 रुपये के, अगर आप एक व्यक्ति एक दिन में कमाता है या फिर उसके ऊपर एक मतलब उतना ज़रूरत है उसको अपनी जो डेली नीड्स है उसको पूरा करने के लिए। और इस हिसाब से देखें तो 1990 से 2015 के बीच में जो पॉवर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। वर्ल्ड बैंक के इस क्राइटेरिया के हिसाब से 1990 में पॉवर्टी थी 36% वर्ल्ड में और 2015 में हो चुका है ये मात्र 10%। और अगर हम बात करें तो रिडक्शन जो ग्लोबल पॉवर्टी है
वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन अलग अलग इलाकों में ये रिडक्शन काफ़ी मतलब अलग अलग हुआ है। जैसे अगर हम बात करें जो चाइना है और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है और मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है वो आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर या नहीं पढ़ा होगा तो शायद आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन इलाके में अगर हम देखें तो जैसे चाइना में जो पुअर्स की संख्या है वो 88% से घटकर, जो कि 1981 में थी, उससे 2008 में मात्र 14.7% हो चुकी थी, और साथ में 2019 में जाकर 0.6% लोग जो थे वो पोवर्टी के कंडीशन में थे, गरीब थे। उसी तरीके से जो साउथ एशिया में कौन से देश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ पर भी डिक्लाइन काफ़ी ज़्यादा हुआ है पोवर्टी में। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ जितना कि चाइना में हुआ है। 2005 में पोवर्टी थी 34% और 2014 में ये पोवर्टी थी 15%। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पुअर का परसेंटेज है, गरीबों की परसेंटेज है देश में, ये तो कम हुआ है और इसके साथ ही नंबर भी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। 2005 में कुल मिलाकर गरीबों की संख्या कितनी थी, 510 मिलियन, मतलब 51 करोड़, और अभी कितनी है, 27 करोड़। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कि भाई बात है कि जो पोवर्टी लाइन का डेफिनेशन है वो कई सारे अलग अलग हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक का अलग है, भारत सरकार का अलग है। इस वजह से क्या होता है कि जो इंडिया में पोवर्टी है वो ज़्यादा दिखता है नेशनल एस्टीमेट से, मतलब कि जितना सरकार नेशनल एस्टीमेट होता है उससे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया अलग है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखें तो करीब 150 रुपया पर डे पर पर्सन इंटू 30, मतलब कि 4500 रुपया हर व्यक्ति को कमाना होगा हर एक महीना में। एक महीना में एक व्यक्ति का इतना खर्च होगा, इससे कम अगर उसका इनकम है एक व्यक्ति का इनकम, तो उस हिसाब से अगर 4 लोगों का परिवार है तो वो कितना हो जाएगा, ये आपको 18,000 हो जाएगा। अगर आप 18,000 से कम आपका परिवार कमा रहा है 4 लोगों का, तो आप क्या है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से आप पोवर्टी में हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से क्या है, अर्बन एरियाज में 5,000 क्राइटेरिया है, जिसके हिसाब से अगर आपका परिवार 5,000 से कम कमा रहा है तो तब आप पोवर्टी में। तो अलग अलग क्राइटेरिया की वजह से नंबर जो है वो काफ़ी अलग अलग होते हैं, और इस वजह से अगर हम बात करें तो इंडिया का नंबर आपको कई प्रकार का कई जगहों पर अलग अलग देखने को मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट का अलग मिलेगा, वह आपको वर्ल्ड बैंक वगैरह का अलग डाटा मिलेगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सब सहारन अफ्रीका, मतलब कि सहारा वाले पार्ट का जो अफ्रीका है वहाँ पर पोवर्टी है वो डिक्लाइन हुई है 51% से 40% तक। 51% 2005 में था और 40% 2018 में था। लैटिन अमेरिका में जो रेशियो है पोवर्टी का वो 10% था 2005 में, और 2018 में आपका है 4%। पोवर्टी जो है वो कई सारे इलाकों में फिर से आ चुकी है, जैसे कि रशिया, जहां पर पोवर्टी पहले नहीं थी, लेकिन अब यहां पर क्या है, ये पोवर्टी आ चुकी है, क्योंकि पहले यहां पर सोशलिस्ट कंट्री हुआ करता था, पोवर्टी वाला कंसेप्ट यहां पर नहीं कैलकुलेट वगैरह किया जाता था, लेकिन अब उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो यहां पर पोवर्टी फिर से आ चुकी है। और यहां पर अगर हम बात करें तो जो 3.2 टेबल है ये शो करता है कि अलग अलग इलाके में कौन से लोग कितनी संख्या में पोवर्टी के नीचे हैं। तो ये चार्ट देखें तो नाइजीरिया जो है वो आपको 39% है, बांग्लादेश 14%, इंडिया 22%, पाकिस्तान 4.4%, चाइना 0.5%, ब्राज़ील 4.6%, इंडोनेशिया 2.7%, श्रीलंका 0.9%। तो यहाँ पर आपको ये 2011 पीपीपी मॉडल के आधार पर शो किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डाटा आपको अलग अलग देशों का अलग अलग समय का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कहता है कि जो नया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूनाइटेड नेशन का, वो चाहता है कि वो टारगेट किया हुआ है कि 2030 तक क्या करना है, सभी प्रकार के पोवर्टी वगैरह को ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग इलाके में पोवर्टी किस तरीके से कम हुआ है अलग अलग समय पर। जैसे कि यहाँ पर साउथ एशिया में देख सकते हैं, साउथ एशिया से अब यहाँ पहुँच चुका है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका से यहाँ पहुँच चुका है। यहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ आ चुका है। तो आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने ये डाटा भी है जो 2015 से 2030 तक का फोरकास्ट भी कर रहा है कि अलग अलग इलाकों में किस तरीके से पोवर्टी वगैरह में, पुअर मतलब गरीबों की संख्या में किस तरीके से चेंजेस आए हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो आगे हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉजेज ऑफ पोवर्टी। तो ये जो टॉपिक है आपका कॉजेज ऑफ पोवर्टी, इस टॉपिक से आपका एक सबसे सिंपल क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोवर्टी।
उसके कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं आंसर, इसी को आप लिख सकते हैं अगर आपको 3 मार्क्स 5 मार्क्स में पूछे, और चाहे तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो कई सारे कॉजेज यहाँ पर बताए गए हैं जो कि हैं पॉवर्टी के कॉजेज। तो भाई कौन से कॉजेज हैं? तो सबसे पहला यहाँ पर कॉज बताया गया है कि भाई जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का शासन था, यानी अंग्रेजों का शासन था, तब यहाँ पर बहुत लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों था? उसका कारण यह था कि भाई जो इंडिया में अंग्रेजों का शासन था, वो इंडिया में शासन कर रहे थे अपने देश को फायदा पहुंचाने के लिए। वो यहां पर लोगों के इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर बनाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, लोगों को जॉब देने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। इस वजह से क्या हुआ, काफ़ी सालों तक, मतलब करीब 150-200 सालों तक इंडिया के जो लोग हैं उनका जो लाइफ है उस पर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो और उसकी वजह से कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। और इसके अलावा आगे दूसरा पॉइंट बनता है कि जो पॉलिसीज थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की, जो सरकार थी अंग्रेजों की, उसके दौरान ऐसे ऐसे कदम उठाए गए, ऐसे ऐसे डिसीजन लिए गए, ऐसे कानून बनाए गए, जिसकी वजह से जो पुराने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे और जो इंडस्ट्री थी, जैसे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी, जो कि इंडिया में पहले बहुत काम की करती थी, बहुत लोग यहाँ पर अर्न करते थे, प्रॉफिट कमाते थे, बहुत प्रॉफिटेबल ये बिजनेस हुआ करता था इंडिया में। लेकिन अंग्रेजों के डिसीजन की वजह से, जो फैसले थे उसकी वजह से, ये सारे लोग जो इन सारे ट्रेड में काम कर रहे थे, उनके जॉब वगैरह छिन गए, वो भी गरीब हो गए। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ था? तो अंग्रेजों को, आपको पता होगा कि जो इंग्लैंड था वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। इस किस चीज़ के बारे में आप क्लास 10th में हिस्ट्री में पढ़िएगा, इंडस्ट्री वगैरह के बारे में। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था, इंग्लैंड में बड़े बड़े फैक्ट्रियां लग गई थी। तो वो क्या करते थे, वहां से बने हुए कपड़े इंडिया में लाकर बेचते थे, जो काफ़ी कम दाम पर बिकते थे। और इंडिया में जो बनने वाले कपड़े थे उनको उतना ज़्यादा सहूलियत या फिर सपोर्ट या फिर फैसिलिटी नहीं दिया जाता था, जिससे कि ये सारे इंडस्ट्री चले गए, ख़त्म हो गए। और उसकी वजह से हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों के जॉब्स वगैरह भी खत्म भी हो गए और आगे बढ़ने भी नहीं पाए। इसके अलावा क्या हुआ कि जो लो रेट ऑफ ग्रोथ था वो 1980 तक चला, यानी कि हमारे देश के आज़ाद होने के 30 साल बाद तक ये करीब चीज़ चला और हमारा देश उतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलप नहीं हुआ, बहुत कम डेवलपमेंट हुआ। और इसकी वजह से बहुत कम संख्या में जो जॉब्स वगैरह थी वो क्रिएट हुई और लो ग्रोथ रेट देखने को मिला, और इनकम में भी लोगों की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे कि और लोगों के जो लाइफ है उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और इसी दौरान क्या हुआ, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, लेकिन इनकम में कोई ग्रोथ नहीं हुआ। उससे क्या हुआ कि जो लोग थे उनकी जो सिचुएशन थी वो और भी ज़्यादा खराब हो गई। और ये दो जो चीज़ थी उसकी वजह से क्या हुआ, जो पर कैपिटा इनकम था वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ। पहला तो आपका इनकम में ग्रोथ नहीं, और दूसरा पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर दो चीज़ों पर फेलियर बहुत ज़्यादा हुआ था इंडिया का। पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो उतनी अच्छी तरीके से प्रोमोट नहीं होने पाया, उतना बढ़ने नहीं पाया, साथ में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होने पाया। इस चीज़ की वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कि आपको इंडिया में बहुत बड़ी संख्या है गरीबों की। कि भाई किसी भी देश में अगर आप 200 सालों तक क्या कीजिएगा, लोगों के डेवलपमेंट पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, लोगों के खाने पीने हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, तो क्या होगा, उस देश के लोग कैसे आपको नॉर्मल डिसेंट लाइफ जीने पाएंगे। तो हम जो अंग्रेजों का शासनकाल है ना, उस दौरान जो भी आपको डिसीजन लिए गए उसका भुगतान अभी हम कर रहे हैं, अभी तक हम कर रहे हैं, उसका असर अभी तक हमारे ऊपर है। आगे यहां पर कहता है कि जैसे जैसे आगे चलकर इरिगेशन फैला, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, उसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में जॉब आए, लोगों को काम मिला, खेतीबाड़ी में बढ़ोतरी हुई, बहुत सारे लोगों का इनकम बढ़ा। लेकिन इसकी वजह से जो इफेक्ट हुआ वो लिमिटेड था देश के कुछ हिस्सों तक। जैसे पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन दूसरे देश के जो इलाके हैं, जैसे कि आपको बिहार हो गया, यूपी का जो पूर्वी इलाका हो गया, साउथ के स्टेट्स हो गए, वहाँ पर इसका फ़ायदा नहीं हुआ। उसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ इंडिया में लगी, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की हो, उनमें नौकरियाँ भी बहुत ज़्यादा लोगों को मिली। लेकिन ये इतनी ज़्यादा संख्या में नौकरियाँ नहीं थी कि जिससे कि
सारे जितने भी जॉब मांगने वाले लोग थे सभी को जॉब मिल जाए। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग थे जिनको कि प्रॉपर जॉब नहीं मिल रहा था शहरों में, बहुत सारे लोग रिक्शा चालक के रूप में काम करने लगे, वेंडर के रूप में काम करने लगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम करने लगे, डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में काम करने लगे। और इसमें लोगों की जो इनकम थी वो बहुत ही इरेगुलर और बहुत ही छोटी इनकम हुआ करती थी। और ये जो लोग थे इनका इस वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो भी काफ़ी नीचे चला गया, और इनके जो बच्चे हुए उनके लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि उनको अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला। और इस वजह से क्या हो गया, ये आपको एक तरीके से जो पॉवर्टी में रहने वाले लोग हैं उनमें ये शामिल हो गए। और इसी तरीके से जो रूरल एरिया में जो लोग थे वो भी आपको इम्पैक्ट उन पर भी हुआ, और बहुत बड़ी संख्या में लोग गांवों से शहरों में भी आ रहे थे, तो उससे भी शहरों में बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा, बहुत ज़्यादा लोड पड़ा। अब यहाँ पर अगला फीचर जो है हाई पॉवर्टी रेट का, वो है अगला कारण हम कह सकते हैं, फीचर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो है ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। ह्यूज इनकम इक्वालिटी का मतलब कि भाई कुछ लोग हैं जिनकी करोड़ों में आमदनी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भरपेट खाना खाने को नहीं मिल रहा है। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न कहा जाता है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब कि ज़मीन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ लोगों के पास एकड़ के एकड़ ज़मीन है, लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ ज़मीन है ही नहीं, थोड़ा मोड़ा ज़मीन भी नहीं है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, दूर करने के लिए सरकार ने कई सारे डिसीजन पास्ट में भी लिए, और कई सारे ऐसे नए स्कीम्स लाए ताकि क्या किया जाए, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है अच्छी तरीके से किया जाए। लेकिन ये जो प्लान्स थे ये अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुए, और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। जो गरीब लोग थे उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, और अगर ये इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हो जाते सारे स्कीम के तो इम्पैक्ट हमें अच्छा देखने को मिलता। इसके अलावा दूसरे सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो आपके सोसाइटी है हमारा, यहाँ पर बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे कोई पूजा हो गया, या फिर जब बेटा की शादी होती है तो शादियों में भी बहुत बड़े अमाउंट में लोग पैसे खर्च करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो गरीब लोग हैं वो अपने जो पैसे वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने में खर्च कर सकते थे, वो पैसे वो खर्च करते हैं इन सेरेमनीज में, इन पार्टीज में, या फिर ये इवेंट में, या फिर रिलीजियस फेस्टिवल में। उससे क्या होता है, बहुत सारा पैसा उनका वेस्ट चला जाता है, जो कि वो अपने लाइफ को बेहतर बनाने में लगा सकते थे। दूसरा है कि जो गरीब आपको फार्मर्स हैं, जो रूरल एरियाज़ में जो गरीब फार्मर्स हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं एग्रीकल्चर इनपुट के लिए। यानी जब वो खेती करने जाते हैं तो उनके पास स्टोर्ड इनकम नहीं होता है, यानी कि कैपिटल नहीं होता है, कैश नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, लोन लेकर अपने खेती में पैसे लगाते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र खरीदने में, पेस्टिसाइड या फिर सीड खरीदने में। अब यहाँ पर जो गरीब लोग हैं ये क्या करते हैं, उधार लेते हैं ये काम करने के लिए। कई बार क्या होता है कि पॉवर्टी की वजह से ये अपने लोन को रिपे नहीं करने पाते हैं, और ये कर्ज में डूब जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये अगर नॉर्मल कंडीशन में भी जी रहे थे तो ये अब पॉवर्टी में चले जाएंगे, और पॉवर्टी में है तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आप कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं इन सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे के बातों को भी आप चाहें तो अगर एक्सप्लेनेशन में पूछे तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात है कि एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या लिए गए हैं और क्या लेना चाहिए। तो यहाँ पर पॉवर्टी को रिमूव करना जो सरकार है उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और सरकार बहुत एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व भी है। तो अभी जो एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी सरकार द्वारा अपनाई जा रही है वो दो चीज़ों पर फोकस्ड है। पहला तो क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है। दूसरा क्या करना है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाना है ताकि एंटी पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। और अगर हम बात करें तो जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद अर्ली 80s तक, यानी कि 1980 आते आते तक क्या हुआ था, इंडिया में किसी भी प्रकार का ग्रोथ नहीं हुआ था। कोई भी इनकम ग्रोथ नहीं था, पॉवर्टी में कोई भी रिडक्शन नहीं था, जीडीपी का कोई ग्रोथ नहीं था। मतलब बिल्कुल जैसे 1950 में थे वैसा ही 1980 में भी सिचुएशन था। ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट देखें तो करीब 45% लोग जो थे वो 1950 में गरीबी के रेखा के नीचे थे, पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी के कंडीशन में थे। और यही डाटा आपको अर्ली 80s में भी देखने को मिलता है। 1980s में भी इतनी ही संख्या में लोग गरीबी के नीचे थे। और 80s के बाद क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने लगा, और इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया जो है वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रो करने लगा। और जो आपको 1970s में ग्रोथ रेट था 3.5%, वो आगे चलकर 1980s और 1990s में 6% पर पहुंच गया। और इसकी वजह से यानी कि हाई ग्रोथ रेट जब हुआ, यानी कि जब जीडीपी में बहुत ज़्यादा एडिशन हुआ,
तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला। बहुत बड़ी संख्या में जो गरीब लोग थे वो मिडिल क्लास में आ गए, बहुत सारे लोग जो थे उनकी स्थिति बेहतर हो गई, और इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे समाज में बेहतर इम्पैक्ट पड़ा। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तब क्या होता है, पॉवर्टी भी खत्म होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपको कई प्रकार के अपॉर्चुनिटीज सामने लाता है, और यहाँ पर जो आपको कई सारे रिसोर्सेज प्रदान करता है, जिससे क्या होता है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इससे लोग प्रभावित भी होते हैं। कैसे भाई, कैसे प्रभावित होते हैं? तो जो लोग होते हैं वो ज़्यादा इनकम चाहते हैं। ज़्यादा इनकम चाहने के लिए वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगते हैं, बच्चियों को स्कूल भेजने लगते हैं, ताकि उनको ज़्यादा इकोनॉमिक रिटर्न मिले, ज़्यादा वो अर्न कर सकें, ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। इसलिए क्या होता है, इसलिए ये जो चीज़ है इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पॉवर्टी रिडक्शन में और भी सोसाइटी को बेटर बनाने में ज़्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब यहाँ पर बात करें तो ये चीज़ जो है, ये कंडीशन का फ़ायदा जो मिडिल क्लास से अमीर हैं वो तो अच्छी तरीके से उठाते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा डायरेक्टली नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर उनके सामने कई सारे दूसरे कंडीशन होते हैं, उनके सामने लाइफ में दूसरे चैलेंजेस होते हैं, उनको डेली वेज पर काम करना होता है, डेली इनकम पर फोकस करना होता है, आज क्या खाना खाना है इस पर ज़्यादा उनका फोकस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे एक और बात कही गई है कि यहाँ पर जो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ है वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जितना एक्सपेक्ट किया जाता है, और इसकी वजह से क्या हुआ है कि भाई जो पॉवर्टी है वो आपको विलेजेस में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, और अगर एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो तो भाई विलेजेस में पॉवर्टी भी कम हो सकती है। और उसमें से बड़ा कारण यह है कि जो पॉवर्टी में लोग हैं विलेजेस में, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इन सर्कमस्टांसेस, इन सिचुएशन को देखते हुए कि जो सिचुएशन यहाँ पर बात हुआ उसमें जो पॉवर्टी है उसको खत्म करने के लिए सरकार ने कई सारे स्कीम चलाए हैं, कई सारे प्रोग्राम लाए हैं। उनमें से एक आपको जो सबसे फेमस स्कीम है, प्रोग्राम है, वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। मनरेगा इसका शॉर्ट में नाम है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपको गांव के इलाके हैं वहां पर 100 दिन का रोजगार, जो भी आपको गरीब व्यक्ति है उसको 100 दिन का रोजगार गारंटी किया जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर क्या होता है, अगर आप किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार सरकार नहीं दे पाती है तो उसको भत्ता देती है या फिर मुआवजा देती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें और भी चीज़ों को टारगेट किया जाता है कि जैसे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें कैसे टारगेट हो, तो जो ड्राउट का सिचुएशन है, डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, इनको सॉल्व करने के लिए वहाँ पर सरकार काम करवाती है और उसके बदले लोगों को आपको इनकम दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो इनकम है या फिर जो जॉब है उनमें 1/3 जो जॉब है वो महिलाओं को दिया जाता है। और ये जो स्कीम है ये करीब 4,78,00,000 परिवारों को क्या करता है, जॉब प्रोवाइड करता है। और इसमें SC ST वुमेन जो महिलाएं हैं उनको ये आपको काफ़ी बड़ी संख्या में जॉब या फिर काम देने का कोशिश करता है या फिर काम करता है। अब इसमें देखिए अलग अलग समय पर जो सरकार है वो अलग अलग रेट तय करती है कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितना इनकम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा 281 पर डे है और झारखंड में सबसे कम, बिहार झारखंड में 168 पर डे है। इसके अलावा और भी स्कीम है, मैं स्कीम्स को शॉर्ट में निपटा दे रहा हूँ, शॉर्ट में नाम बताकर। ये दूसरा स्कीम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये स्टार्ट हुआ था 1993 में, और यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको जनरेट करने की कोशिश की जाती है। और इसके लिए क्या किया जाता है कि भाई जो एजुकेटेड यूथ हैं जो कि रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन में हैं, यहाँ पर स्मॉल बिजनेस या फिर इंडस्ट्री लगाने में उनको मदद की जाती है। इसके बाद जो आपकी स्कीम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है, यहाँ पर क्या होता है, इसको 1995 में लागू किया गया था, और यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश की जाती है रूरल और आपको स्मॉल टाउन में। और यहाँ पर 25 लाख नए जॉब जनरेट करने का टारगेट था 10th 5 ईयर प्लान में। तो 5 ईयर प्लान तो वो तो पुराना हो गया, फिलहाल का नहीं है। इसके बाद क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये 1999 में लॉन्च किया गया था। और इस प्रोग्राम में क्या किया गया कि जो गरीब परिवार हैं उनको पॉवर्टी लाइन से बेहतर कंडीशन में लाने के लिए, उनको मदद करने के लिए क्या किया गया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की
कोशिश की गई थी, और उसके साथ ही बैंक क्रेडिट, गवर्नमेंट सब्सिडी के जरिए मदद करने की कोशिश की गई थी। अब शायद ये स्कीम, इसमें से बहुत सारे स्कीम अभी भी चल रहे हैं। अब इसके बाद है स्कीम प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये 2000 में लॉन्च हुआ था। और इसमें क्या किया गया था, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, जैसे कि आपको रूरल शेल्टर हो गया, रूरल ड्रिंकिंग वाटर हो गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, इनके लिए सरकार स्टेट गवर्नमेंट को मदद करती थी, और स्टेट गवर्नमेंट फिर अपने स्टेट में काम करती थी। इसके बाद अगला स्कीम जो है वो अंत्योदय अन्न योजना है। ये स्कीम जो है इसके बारे में आप अगले चैप्टर में अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर ये सारे जो स्कीम सरकार द्वारा लाए गए हैं, इसके आपको अलग अलग रिजल्ट देखने को मिले हैं। कहीं पर अच्छा इंपैक्ट मिला है, कहीं पर बुरा इंपैक्ट मिला, बुरा नहीं मतलब कि उसका खास इंपैक्ट नहीं हुआ, कहीं पर अच्छा हुआ, कहीं पर कुछ असर नहीं पड़ा। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये सारे जो स्कीम हैं कहीं पर अच्छी तरीके से लागू किए गए, कहीं पर अच्छी तरीके से लागू नहीं किए गए, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, राइट टारगेटिंग नहीं की गई, मतलब कि किसको फ़ायदा पहुंचाना है नहीं पहुंचाना है इसका टारगेटिंग नहीं हुआ। और इसके अलावा कई सारे स्कीम एक साथ चलाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि कन्फ्यूज़न वगैरह हो जाता है, लोगों तक स्कीम पहुँच नहीं पाते हैं। और इसके साथ ही जो आपको ये सारे स्कीम हैं, इनका बेनिफिट आपको जो गरीब हैं, जो रियलिटी में गरीब हैं, जिन तक फ़ायदा पहुंचना चाहिए उन तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिए अब सरकार मेन टारगेट करती है क्या, कि भाई स्कीम पर हमको मॉनिटरिंग लगाना है कि भाई कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, इस पर मेन फोकस करना है। अब इसके बाद टॉपिक क्या है, द चैलेंजेस अहेड, आगे क्या चैलेंजेस है। तो यहाँ पर देखिए इंडिया में हमने देखा कि पॉवर्टी जो है पिछले कुछ सालों में काफ़ी डिक्लाइन तो हुआ है, लेकिन इस प्रोग्रेस के बावजूद भी जो पॉवर्टी रिडक्शन है वो इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो रूरल और अर्बन एरियाज़ हैं और जो आपको डिफरेंट स्टेट हैं उनके बीच में क्या है, आपको बहुत तरीके की डिस्पैरिटीज आपको देखने को मिलती है। कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, लोगों की सिचुएशन अलग अलग है। और इसके अलावा जो अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं पॉवर्टी से, और पॉवर्टी रिडक्शन है वो उससे क्या होगा, उससे लोगों के लाइफ बेहतर होंगे। और इसके लिए क्या होगा, ये माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 सालों में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग इन्वायरमेंट ऑफ द वुमेन एंड द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये कैसे पॉसिबल होगा भाई? तो ये पॉसिबल होगा जब हम अपने देश में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ करवाएंगे, हम जो अच्छा एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन सरकारी स्कूलों में वो प्रोवाइड करवाएंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा डिक्लाइन कर चुका है, साथ में जो महिलाएं हैं उनका एम्पावरमेंट हो रहा है, साथ में जो वीकर सेक्शन है उनका एम्पावरमेंट हो रहा है। इस चीज़ की वजह से अगले 10-15 सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। आगे कहा जा रहा है कि ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर्स ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी मीन्स टू द पीपल। इट इज़ अबाउट मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल और लिविंग रैदर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। यानी कि जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं और पॉवर्टी के डेफिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर मेनली फोकस किया जाता है कि भाई मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्या आप मिनिमम से काम चला सकते हैं? नहीं। हर व्यक्ति को कुछ अपना डिसेंट लाइफ जीने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसको कि हम रीजनेबल लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट हम कह सकते हैं। रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है उसकी बात होनी चाहिए। तो बहुत सारे स्कॉलर ऐसे हैं वो कहते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, ह्यूमन पॉवर्टी पर फोकस करना चाहिए, और हमें सिर्फ पैसे या फिर खाना मिल रहा है या नहीं इस पर नहीं फोकस करना चाहिए। जैसे लोगों के पास एजुकेशन है या नहीं है, घर है या नहीं है, हेल्थ केयर है या नहीं है, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, कास्ट या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है, चाइल्ड लेबर खत्म हुआ या नहीं हुआ, वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस जो है इस डेवलपमेंट के मामले में आपको पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी क्या होता है इसका डेफिनेशन भी चेंज कर देता है। कि मतलब अलग अलग देशों में देखिएगा तो उसके हिसाब से आपको पॉवर्टी का डेफिनेशन भी चेंज करना होगा। आप अपने घर में बैठकर अपने हिसाब से पॉवर्टी का डेफिनेशन तय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट। पॉवर्टी को खत्म करना हमेशा मूविंग टारगेट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे देश में अगर पॉवर्टी की बात करें तो फिलहाल क्या है, फिलहाल है कि भाई हर व्यक्ति को आपको करीब 1000 रुपये महीने का इनकम होगा तो वो पॉवर्टी के ऊपर
है। लेकिन मान लीजिए कि इंडिया के सारे लोग अगर 1000 इनकम करने लगे तो कुछ दिनों बाद सरकार बोल देगी कि नहीं, अब 2000 का टारगेट होगा, यानी कि 2000 इनकम होगा, तब हम क्या मानेंगे कि भाई कोई व्यक्ति पॉवर्टी के ऊपर है, पॉवर्टी में नहीं है। तो ये जो होता है पॉवर्टी, ये आपका मूविंग टारगेट होता है। जैसे अमेरिका में भी पॉवर्टी का कंडीशन है कि भाई अमेरिका में पॉवर्टी का क्राइटेरिया क्या है, हमने तय किया कि 2000 रुपये महीना। अमेरिका में मेरे ख्याल से करीब आपको है करीब 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए आप अगर साल का कमाते हैं, उससे कम कमाते हैं 8 लाख रुपए से, तो आप क्या है, अमेरिका में आप गरीब हैं। समझ गए, अमेरिका में गरीबी का क्राइटेरिया अलग है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो यहां पर कहता है कि भाई जो लोग हैं उनको हम बेसिक नेसेसिटीज तभी दे सकते हैं जब उनका इनकम एक तरीके से अच्छा हो, मतलब कि उनके इनकम जो है वो काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहता है कि बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर द मैनी ऑफ बिगर चैलेंजेस दैट स्टिल रिमेन, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर द पुअर। दिस विल बी इवन बिगर टास्क। यानी कि सिर्फ हमें पॉवर्टी पर नहीं ध्यान देना है, बल्कि इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है जो कि यहाँ पर डिस्कस किया गया, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी, डिग्निटी, ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और इस पर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। वैसे ये चैप्टर काफ़ी बोरिंग था, मेरे ख्याल से आपको भी बोरिंग लगा होगा, क्योंकि इसमें उतना कोई खास आपको टॉपिक चीज़ें नहीं पढ़नी है। ये इसमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपको आपके लाइफ के आसपास, अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे जुड़ी हुई हैं। अगर आप ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर आप गरीब हैं या फिर आपके आसपास लोग गरीब हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है, क्या आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, और आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे ही समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।